अरविंद केजरीवाल की जो अल्पसंख्यकों खासतौर से मुसलमानों के लिए जो दगा है वो किसी से छुपी नहीं। दिल्ली दंगा हो, आज तक वो शख्स उस दंगाग्रस्त इलाके का दौरा तक करने नहीं गया। उसने एक तरफ तबलीगी जमात पे एफआईआर करने की, मरकज को बंद कराने की अनुशंसा की, लेकिन दंगा आरोपियों पे एफआईआर कराने की आज तक हिम्मत नहीं और आज तक कोई अनुशंसा नहीं की। इसी तरीके से जहांगीरपुरी में जब बीजेपी मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर ढा रही थी तो आम आदमी पार्टी भी उनके साथ हो गई और उन्हीं जो उनके पहले वोटर हुआ करते थे उनको बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताने लगी। इसी तरीके से उर्दू के साथ जो सौतेला व्यवहार है, जो मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं कि उर्दू टीचर्स की वैकेंसी आज भी 1000 उर्दू टीचर की वैकेंसी है, सिर्फ वो बहाने से 100-200 भरी जाती है, बाकी खाली रहती है। इसी वजह से आज दिल्ली में उर्दू स्पीकिंग 15% लोग हैं, लेकिन सिर्फ उर्दू जो टीचिंग जो उर्दू पढ़ रहे हैं वो सिर्फ 0.59% है। उर्दू डेस्क हुआ करती थी मंत्रालय में, दिल्ली मंत्रालय में, वहां से उर्दू डेस्क खत्म कर दी गई। उर्दू अकेडमी का जो हाल है वो नहीं, उर्दू ना जानने वाला आदमी उसका सरबराह बना दिया गया। इसी तरीके से उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का हाल किया। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक दिल्ली राइट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट बनाई थी, वो वेबसाइट पे अपलोडेड थी, वो भी उतार दी। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जो थोड़ा बहुत काम करती भी थी, अरविंद केजरीवाल ने उस पर भी एक ऐसा शख्स को बिठा दिया और ऐसे इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपको कोई किसी तरह का भी मुस्लिम से रिलेटेड या उनके हित के साधता हुआ कोई काम नहीं करना है। इसी तरीके से उनके जो काम है, खासतौर से बिल्किस बानो को लेके जो उनका मायूस कुन रवैया रहा, उन्होंने किस अंदाज में कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से जब सीएनआरसी की प्रोटेस्ट की बात आई तब उन्होंने यही कहा कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में दे दो और मैं आधे घंटे में शाहीन बाग खाली करा दूंगा। यानी वो जो दिल्ली जो सीएनआरसी के प्रोटेस्टर थे, जामिया के बच्चे, उनके लिए जब यूएपीए लगाने की बात आई तो इसी अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दी। और यही अरविंद केजरीवाल है जो चुनाव राजनीति में आने से पहले कहता था कि सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से भी बड़ा मुद्दा है। आज वो सांप्रदायिक वाले जो मशहूर है बीजेपी, उनसे भी बड़े सांप्रदायिक हो गए हैं। आज वो उन्होंने महात्मा गांधी को अपने दफ्तर से निकालकर दो लोगों की तस्वीर लगाई है, एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की और दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह साहब की। दोनों लोगों की अवहेलना करते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान कहता है इस देश का कोई धर्म नहीं है, इस देश का धर्म संविधान है, लेकिन वो संविधान की अवहेलना करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नोट पे किसी धर्म विशेष के देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए। इससे वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी से बड़ा सांप्रदायिक हूं। तो आप मुझे ये बताइए कि तुम जब हमारे मामलात पे नहीं बोलोगे, जब तुम सांप्रदायिकता में अपनी होड़ में शामिल हो गए, तो आखिर ये जो मुस्लिम अल्पसंख्यक दलित समाज जिसने आपको सपोर्ट किया था, ये आखिर ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा तो क्या है? तो इसलिए आज, इससे पहले तो दिल्ली में कोई विकल्प नहीं था। लोग बूढ़ी कांग्रेस को पहले पसंद करते थे, लेकिन जब उसे ठुकराया तो अरविंद केजरीवाल को पसंद किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाद लोग पूछते थे कि कोई विकल्प नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक विकल्प बन के उभरी है। यकीनन वो कम सीटें लड़ रही है, वो 250 में सिर्फ 16 सीटें लड़ रही है, लेकिन 16 सीटें वो सिर्फ इसलिए लड़ रही है ताकि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ 100% जीत दर्ज कर सके और इनको आगे आने वाली राजनीति का एक दिशा और दशा तय कर सके कि अगर आप लोग नहीं सुधरे और ये लोग जो सत्ता में ये नहीं सुधरे तो इनको यही दो वर्ग, खासतौर से मुस्लिम और दलित, सत्ता से बाहर करेंगे और दिल्ली की सत्ता की चाबी इंशाअल्लाह दलित और मुस्लिम अपने हाथ में लेंगे और दिल्ली को वैसे ही नंबर 1 बनाएंगे जैसे हैदराबाद। मुस्लिम्स बनाकर उस पर बहुत मेहनत करके और उस पार्टी की पॉलिसी में आखिर भारतीय मुसलमानों के लिए क्या क्या काम होने चाहिए वो हमने बनाकर 14 नवंबर 2014 को ऐवान गालिब नई दिल्ली में दिया था। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कभी उस रोड मैप को खोल के नहीं देखा, उनका काम निकल गया और उन्होंने अपने सारे वादों से वो पीछे हट गए। इसी के साथ जब 2019 का चुनाव आया, फिर उन्हें फिक्र हुई
कि मुझे मुस्लिम वोट चाहिए, दलित वोट चाहिए। फिर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की और हमने उनसे कहा कि ठीक है, हम आपको जरूर अपने समाज का सपोर्ट दिलाएंगे, लेकिन आप हमें क्या दोगे? हमारे कुछ मुतालबात हैं, कुछ हमारी डिमांड है। वो डिमांड हमने उनको बाकायदा इंटरेक्टिव मीटिंग करके इसी होटल में एक मीटिंग की हमने 23 फरवरी 2019 को, जिसमें अरविंद केजरीवाल बहैसियत चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर आए और सारे हमारे बुद्धिजीवियों के सामने कुछ वादे किए। उसमें हमारे पत्रकार बंधु, आप लोगों में से काफी लोग उस दिन मौजूद थे। दूसरी मीटिंग 5 मई 2019 को हुई, उसमें भी उन्होंने वो तमाम वादे दोहराए जो अरविंद केजरीवाल जी करके गए थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं, आप इस पे बात कीजिए। तो हमने उनसे डिमांड इसी पे की थी। इसके ताल्लुक से मैं आपको 2 छोटी छोटी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, ताकि आप पहले खुद देख लें कि उन्होंने क्या कहा था, फिर उसके बाद हम 5 और 10 मिनट की गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद आपके सवालों जवाब लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने टेक्निकल टीम से कि वो 23 फरवरी 2019 को जो इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम, जिसका मैं कन्वीनर हूं, वो मीटिंग बुलाई गई थी। अरविंद केजरीवाल उसमें मुख्य अतिथि थे। आतिशी जो उनकी एजुकेशन सलाहकार है वो भी थी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान भी थे। और वो क्या बोलते हैं आइए आप खुद सुनिए। और दलित बस्तियों में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि स्कूल नहीं है, और अरविंद केजरीवाल सरकार की जितनी भी शिक्षा की पॉलिसीज हैं वो सब मौजूदा स्कूल पे, यानी जो पहले से स्कूल मौजूद है उन्हीं स्कूलों का उन्होंने रेनोवेशन किया, उन्हीं स्कूलों में उन्होंने कमरे जोड़े, उन्हीं स्कूलों के जो टीचर थे उनकी उन्होंने ट्रेनिंग कराई। यानी जहां पहले से स्कूल मौजूद ही नहीं थे वहां पे दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति का कोई फायदा नहीं हुआ। यही बात हमने उनको समझाई और हमने उनको मॉडल दिया कि आप तेलंगाना ने जैसे काम किया है आप वैसा काम करिए। और हमसे दोनों वादा करके गए। वादा करने के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को उन्होंने ऑर्डर किया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक कमेटी बनाई, दिल्ली वक्फ बोर्ड एजुकेशन कमेटी। उस एजुकेशन कमेटी का मुझे कन्वीनर बनाया गया और मेरे साथी जो थे उनको भी मेंबर बनाया गया, आशीष जी भी उसकी मेंबर। और उस कमेटी के थ्रू हमने 16 स्कूल बनाने का पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। उसके लिए हमने एक डिप्टी डायरेक्टर अपॉइंट किया, जो डॉक्टर हलीमा सादिया दुबई में डीपीएस की प्रिंसिपल थी, उनकी हमने वहां से जॉब छुड़वाई, उन्हें दिल्ली बुलाया और यहां इस पूरे प्रोजेक्ट का डिप्टी डायरेक्टर बनाया। और 17 प्रिंसिपल हमने इंटरव्यू करके शॉर्टलिस्ट किए और 6000 टीचर्स के इंटरव्यू लेकर 600 टीचर उसमें शॉर्टलिस्ट किए। अखबारात में इश्तिहारात निकले, विज्ञापन निकले, उसमें ये कहा गया किराए की बिल्डिंग ली जाएगी, दिल्ली वक्फ बोर्ड किराए की बिल्डिंग लेगा। आप सब लोग गवाह हैं कि वो अखबार में विज्ञापन निकले थे और लोगों ने अपनी बिल्डिंग अप्लाई की और बिल्डिंग की फिर वो स्क्रूटनी होने लगी। फिर अचानक अरविंद केजरीवाल साहब का फोन आता है और वो प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। वो कहते हैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर दीजिए। हमने उनसे बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर क्यों बंद कर रहे हैं आप? ये आप तो तालीम पे अपना सीना पीटते हैं, पीठ थपथपाते हैं, आखिर ये तालीम पे काम हो रहा है, इसमें तो कोई ऐसा काम नहीं है और दलित और मुस्लिम बस्तियों पे हो रहा है। हमने आपको दूसरी सरकार जो कर रही है तेलंगाना में उसकी तर्ज पर कहा है, तो आखिर इसमें हर्ज क्या है? लेकिन वो संघी सोच, वो आरएसएस की विचारधारा, या यूं कहे कि वो जो जहां से डायरेक्शन था वहां से ये नहीं मिला उनको इजाजत कि आप उन गरीब इलाकों में, मुस्लिम और दलित इलाकों में जाके स्कूल खोलें, वहां से चाबी टाइट कर दी गई और वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। तो मैं आज आप लोगों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से ये सवाल पूछता हूं कि वो कौन सी वजह थी जो आपने ये प्रोजेक्ट रोक दिया? क्या आखिर मुसलमानों के या दलितों के बच्चे पढ़ जाते तो क्या आपको कुछ वो तकलीफ देते, या आप भी भारतीय जनता पार्टी की उसी राह पे चल रहे हो कि ये मुस्लिम और दलित पढ़ने नहीं चाहिए, पढ़ेंगे तो हमसे सवाल करेंगे और हमसे सवाल करेंगे तो हमारी पोल खुलेगी? एक तो आपके सामने ये कोशिश गुजार करना था। दूसरा, हमारी एक उनसे डिमांड थी, इसमें हमने उनसे 250 स्कूल की डिमांड की थी।
250 स्कूल में हमने उनको एरिया वाइज बना के दिया था, कहां कहां कितने कितने स्कूल बनने। उसके साथ हमने उनसे कहा था कि करोल बाग का जो तिब्बत कॉलेज है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, अगर आप उसे यूनिवर्सिटी बना दें तो उसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐड हो सकते हैं। केंद्र सरकार से भी उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमसे कहा ठीक है हम इसे यूनिवर्सिटी बना देंगे, हम इस पर गौर करें। तो वो लोग जो शिक्षा के मामले में जनता को बेवकूफ बनाते हैं। 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का, उसमें 30% शिक्षा पे खर्च होता है 22,000 करोड़। तो क्या आखिर चंद, ये तो हमारी जो स्कीम थी 1,000 करोड़ की भी नहीं थी, 500-600 करोड़ की थी। क्या मुस्लिम और दलितों के लिए 500-600 करोड़ नहीं है इनके पास? या सिर्फ इनको इन दोनों तबकात का वोट चाहिए? लेकिन वोट मिलने के बाद फिर ये भाग जाते हैं वहां से या पीठ दिखा देते हैं। तो चूंकि अब ये चुनाव का समय है, हमें और आपको सबको मिलके राजनीति से ऊपर उठ के इनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ, कि जो 2 बैकवर्ड कम्युनिटी इस प्रोजेक्ट के थ्रू अपने प्राइमरी और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन ले सकती थी। क्योंकि ये बात आप और हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अगर कोई सबसे मुश्किल चीज है तो वो अपने बच्चों की नर्सरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी एजुकेशन है। उसकी इतनी ज्यादा फीस है, इतना मुश्किल है उसको पाना, एडमिशन नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता, सरकारी स्कूल बहुत दूर है। तो इसलिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इन बहरूपियों की या यूं कहिए छोटा रिचार्ज की असलियत बताने की थी।